जय हिंद दोस्तों। तो आज हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। जैसे कि आप लोग को मालूम है, अपने हम 4 या 5 सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं इस सीरीज़ के, जिसमें कि हम इरिगेशन अपना कंप्लीट कर चुके हैं। इरिगेशन के बाद हमने सर्वे कंप्लीट किया था, जिसमें सोइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और साथ में अगर हम बात करें, जो हमारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, उसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम फ्लूइड मैकेनिक्स अपना कर लेंगे। तो ये सब्जेक्ट हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं इस सीरीज़ में, वन लाइनर की। तो फ्लूइड मैकेनिक्स आज हम स्टार्ट करेंगे अपना। फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर मैं आप लोग को बोलूँ तो 8 to 10 मार्क्स का ये आप लोग का सब्जेक्ट है, जो वेटेज रखता है। यानी कि ये आप लोग का हाई वेटेज सब्जेक्ट में काउंट होता है, जो फ्लूइड मैकेनिक्स होता है। कुछ लोग इसको हाइड्रोलिक्स भी बोलते हैं, जो डिप्लोमा वाले उनमें हाइड्रोलिक्स भी इसको कुछ बोलते हैं। तो हाइड्रोलिक्स बोलो या फिर आप फ्लूइड मैकेनिक्स बोलो, तो ये आपका 8 to 10 मार्क्स का आता है। तो अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, जैसे हमने बाकी सब्जेक्ट किए थे। और आप लोग को नोट्स, पीडीएफ वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। ये सब मैं आप लोग को वीडियो में बताऊंगा कि कैसे सब कुछ आप लोग को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करें फ्लूइड की और मैकेनिक्स की, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सर मैकेनिक्स क्या होता है। क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि मैकेनिक्स क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि फ्लूइड क्या होता है, और अपनी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। अगर हम मैकेनिक्स को क्लासीफाई करें तो मैकेनिक्स हमारी 3 तरीके से क्लासीफाई होती है। रिजिड बॉडी की मैकेनिक्स होती है, रिजिड बॉडीज़, डिफॉर्मेबल बॉडीज़ और फ्लूइड। तो रिजिड बॉडीज़ की जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसमें जो हम स्टडी करते हैं वो रिजिड बॉडी की करते हैं। जो हमारे पास सॉलिड मैकेनिक्स होता है, सॉलिड मैकेनिक्स है जिसको हम सोम भी बोलते हैं, कुछ लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या फिर मॉस उसको बोलते हैं। तो उसमें हम स्टडी करते हैं सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडीज़ की। अब एक आता है हमारे पास फ्लूइड। तो फ्लूइड की जो हम स्टडी करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारे पास ये रिजिड बॉडी है या फिर डिफॉर्मेबल बॉडी है, या फिर इनमें कौन सी कंडीशन, अगर हमको पता चल गया कि ये रिजिड बॉडी है तो हम इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो याद रखना, रिजिड बॉडी के लिए हमारा नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। नेट फोर्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि उस पर जितने भी फोर्स लग रहे होंगे उन सबका अगर आप एल्जेब्रिक सम लोगे तो वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा। लेकिन वहीं पर बात करें डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए, तो डिफॉर्मेबल बॉडी में नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। कहते हैं ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स भी जीरो होगा और वर्टिकल फोर्स भी जीरो होगा, और मोमेंट भी क्या होगा, जीरो। इक्विलिब्रियम कंडीशन इनको बोलते थे ना। तो ये सब क्या होता था, हमारा जीरो होता था। अब बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे जो भी हमारे पास फ्लूइड होता है उस पर अप्लाइड फोर्स वगैरह, जो उस पर फोर्स लगते हैं, उन सब का हम एनालिसिस करेंगे अपना फ्लूइड मैकेनिक्स में। अच्छा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, ये मैकेनिक्स जो है वो स्टैटिक्स और डायनामिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड है। स्टैटिक्स का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ की स्टडी कर रहे हो रेस्ट में। किस में स्टडी कर रहे हो, रेस्ट में, यानी कि वो चीज़ रेस्ट में है, वो कहीं भी इधर उधर मूव नहीं कर रही है। फिर डायनामिक्स की बात करें तो डायनामिक्स में आप स्टडी करते हो मोशन में। किस में स्टडी करते हो, मोशन में, यानी कि कोई भी चीज़ किस में है, मोशन में है। अब ये डायनामिक्स दो जगह हमारा क्लासीफाई होता है, एक काइनेमेटिक्स होता है और एक काइनेटिक्स होता है। एक काइनेमेटिक्स होता है और एक काइनेटिक्स होता है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक वर्ड आप लोग को ध्यान से सुनना है और समझना है। काइनेमेटिक्स की अगर हम बात करें तो स्टडी एट मोशन तो होगा विदाउट कंसिडरिंग द कोज ऑफ मोशन। यानी कि काइनेमेटिक्स में हम ये चीज़ तो देखो, डायनामिक्स है तो मतलब स्टडी तो होगी मोशन में, लेकिन यहाँ पे काइनेमेटिक्स में होता क्या है कि कोई भी बॉडी अगर हमारी स्टडी कर रही है, कोई भी बॉडी अगर हमारी मोशन कर रही है, तो हम उसकी स्टडी तो करेंगे लेकिन उसमें कंसिडर नहीं करेंगे कि वो मोशन किस वजह से कर रही है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो वो हम कंसिडर नहीं करते। लेकिन काइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ मोशन तो हम करते हैं, लेकिन इसमें कंसिडर करके चलते हैं कोज ऑफ मोशन। यानी कि कोई भी जो बॉडी है, कोई भी जो बॉडी है वो जो मोशन कर रही है वो किस वजह से कर रही है, उसके पीछे का कारण क्या है, रीज़न क्या है उसके पीछे का। तो वो सब हम किस में पता करते हैं, काइनेटिक्स में। चलिए, अब फाइनली हम आ जाते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स पे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, 3 जगह करके हम इसकी स्टडी करेंगे। एक फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड काइनेटिक्स। तो फ्लूइड काइनेमेटिक और काइनेटिक्स ये तो हमारी डायनामिक वाली, ठीक है, डायनामिक्स को 2 जगह डिवाइड करके हमने इसको किया हुआ है। तो बात करें फ्लूइड स्टैटिक्स की, तो फ्लूइड स्टैटिक स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज़ इन स्टैटिक कंडीशन। यानी कि हम फ्लूइड की स्टडी तो करेंगे, लेकिन फ्लूइड कैसा होगा हमारा, स्टैटिक कंडीशन में होगा। स्टैटिक कंडीशन मतलब रेस्ट में होगा। रेस्ट में कैसे होगा फ्लूइड, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई वेजल था, इस वेजल के अंदर आपने क्या करा, लिक्विड फिल कर दिया, या इस तरीके से कोई भी फ्लूइड आपने इसके अंदर फिल कर दिया। अब ये फ्लूइड मोशन थोड़ी ना कर रहा है, ये एक वेजल था हमारे घर पे, जैसे बॉक्स वगैरह होता है, उस बॉक्स के अंदर अरे एक गिलास लो यार, ठीक है, गिलास, गिलास लो, उस गिलास के अंदर आप पानी भर के रख दो, वाटर भर के रख दो, तो वाटर क्या है, वो रेस्ट में है।
तो रेस्ट में वो इधर उधर मूव नहीं कर रहा, तो उसकी जो स्टडी करेंगे हम वो किस में करेंगे, फ्लूइड स्टैटिक्स में। फ्लूइड काइनेमेटिक्स की बात करें तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम स्टडी ऑफ फ्लूइड तो करेंगे जो मोशन में होगा, लेकिन विदाउट कंसिडरिंग द बेसिक कॉज ऑफ मोशन। उसमें हम कंसिडर नहीं करेंगे कि वो किस वजह से मोशन कर रहा है। लेकिन वहीं पर काइनेटिक्स की बात करें तो हम स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड तो करेंगे, लेकिन विद कंसिडरिंग द बेसिक कॉज ऑफ मोशन, मतलब हम ये कंसिडर करके चलेंगे कि उसके पीछे का कारण क्या है, किस वजह से वो मोशन कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स और स्टैटिक्स। अब कौन कौन से चैप्टर हमारे फ्लूइड स्टैटिक्स में आते हैं, कौन कौन से चैप्टर हमारे काइनेमेटिक्स में आते हैं और कौन कौन से हमारे फ्लूइड काइनेटिक्स में आते हैं, वो एक बार हम देख लेते हैं। फिर हमारे साथ क्या है, जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसको पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा कि कौन सा चैप्टर किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स की। तो फ्लूइड स्टैटिक्स तो अपने आप में एक अलग ही वो है, एक अलग ही फ्लूइड की एक ऐसा कह सकते हो ब्रांच है। फिर आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में हम पढ़ेंगे प्रेशर मेजरमेंट के, यानी कि जो फ्लूइड होता है अगर वो रुका हुआ है रेस्ट में तो वो कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, और अगर मोशन में तो कितना अप्लाई करेगा। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हम देखेंगे और बायोंसी देखेंगे। फ्लूइड इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि फ्लूइड जब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो सब हम इसमें देखेंगे सेकंड वाले फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लूइड काइनेटिक्स। तो फ्लूइड काइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो फ्लूइड काइनेटिक्स में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या पढ़ने वाले हैं हम, कंटिन्यूटी इक्वेशन। याद रखना काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन होता है, जिस वजह से जो हमारा ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है वो मोशन कर रही है वो हम इसमें कंसिडर करके नहीं चलते हैं। इसके बाद आता है फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स, तो फ्लूइड डायनामिक्स भी हम पढ़ेंगे। फ्लूइड डायनामिक्स या फिर हम इसको बोलते हैं फ्लूइड काइनेटिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड काइनेटिक्स। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन एंड एप्लीकेशन, जो हमारी बर्नौली वगैरह ये एनर्जी इक्वेशंस वगैरह जो है वो सब इसमें आ जाएंगी। फ्लो थ्रो पाइप, कि जो एक पाइप होता है उससे वाटर क्या फ्लो होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, कौन से कोज होते हैं, सब चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे। लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो पढ़ेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस एंड ड्रैग फोर्स पढ़ेंगे। फ्लो थ्रू नोच, वियर एंड ओरिफिस, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर, आता है हमारा चैप्टर नंबर 5, जो कि हमारा रहेगा बाउंड्री लेयर थिकनेस। बाउंड्री लेयर थिकनेस रहेगी कि बाउंड्री लेयर क्या होती है, उसकी थिकनेस कैसे बनती है, कहाँ पे कितनी थिकनेस होती है, वो सब हम इसमें पढ़ देखेंगे। इसके बाद आता है ओपन चैनल फ्लो, जिसको हम OCF कहते हैं। इसमें हम यूनिफॉर्म फ्लो देखेंगे, एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप देखेंगे, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो और रैपिडली वेरिड फ्लो। ये सब के सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ये कि किसी एग्जाम में कोई सा चैप्टर ज़्यादा मैटर करता है और किसी में कोई। और लास्ट चैप्टर जो रहेगा वो हमारा हाइड्रोलिक मशीन रहेगा, जिसमें हम पंप एंड टरबाइंस देखेंगे, क्योंकि पंप्स एंड टरबाइन में भी SSC जेई हो आप लोग के पास या फिर कोई स्टेट AE जेई का एग्ज़ाम हो, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं पंप्स और टरबाइन से। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर हम लेकर के चलेंगे अपना क्या, फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। देखिए फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बात करें, स्टेट ऑफ मैटर। देखिए कोई भी मैटर क्या होता है, सबसे पहले तो हमको सर ये बताओ कि मैटर होता है क्या। देखिए मैटर वो होता है जिस जो कुछ ना कुछ स्पेस को कवर करे और जिसके अंदर कुछ ना कुछ क्या हो, मास हो। यानी कि हर एक वो चीज़ जिसके अंदर कुछ ना कुछ मास हो या फिर स्पेस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब स्टेट ऑफ मैटर जो होती है हमारे पास, कि किस किस स्टेट में हमारे पास मैटर अवेलेबल होता है, तो वो हमारे पास स्टेट होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस। जनरली हम मान के चलते हैं ना कि मैटर हमारे पास 3 स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है और गैस में होता है। सॉलिड की बात करें तो आयरन हो गया, लिक्विड की बात करें तो H2 हो गया, गैस की बात करें तो CO2 हो गया। लेकिन जब हमारे पास लिक्विड और गैस दोनों मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। क्या बोलते हैं, फ्लूइड। अब क्वेश्चन आएगा सर फ्लूइड होता क्या है। चलिए लिक्विड तो समझ आ गया, वाटर होता है, गैस समझ आ गया, CO2 हो गया। क्या हम इन दोनों को मिला करके फ्लूइड बोल देंगे या किसी एक को मिला करके बोलेंगे। तो देखिए फ्लूइड की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन भी होती है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। अभी आप याद रखना लिक्विड और गैस दोनों ही क्या है हमारे पास, फ्लूइड होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिक्विड, लिक्विड को हम ये सोचते हैं कि वाटर हमारे पास है तो वाटर ही हमारे पास सिर्फ क्या होगा, फ्लूइड होगा। एयर भी हमारे पास एक गैस होती है, उसको भी हम फ्लूइड की तरह काउंट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है, इसको भी हम उसी की तरह काउंट करते हैं। तो कोई भी अगर गैस हमारे पास है तो हम उसको भी किसकी तरह काउंट करेंगे, फ्लूइड की तरह काउंट करेंगे। अब फ्लूइड होता क्या है,
देखिए फ्लूइड को अगर हम डिफाइन करें, फ्लूइड है क्या, तो फ्लूइड आर सब्सटेंस, फ्लूइड एक सब्सटेंस है दैट डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स नो मैटर हाउ स्मॉल फोर्स मे बी, एग्जाम्पल लिक्विड, गैस एंड वेपर। यानी कि इसमें क्या कहना चाह रहा है, फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है, अगर आप उस पर फोर्स लगाओ, जैसे मान लीजिए ये फ्लूइड का एक कोई सैंपल था, अगर आप इस पर फोर्स लगाओ तो जब तक आप इस पर फोर्स लगाओगे कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा, डिफॉर्म होता रहेगा, कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा, डिफॉर्म होता रहेगा। तो ये जो डिफॉर्मेशन होता है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स मतलब जो उसकी, अगर ये सरफेस है आउटर वाली तो बिल्कुल इसके टेंजेंट, इस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। तो जो टेंजेंशियल फोर्स होगा वो हमारा एक्ट जब करेगा किसी भी फ्लूइड पे तो उसमें कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन होता है। तो इस फ्लूइड का उसको उस सब्सटेंस को हम क्या बोल देंगे, फ्लूइड। यानी कि हर एक वो ऐसा सब्सटेंस जिस पे आप अगर टेंजेंशियल फोर्स लगाओ तो वो कंटिन्यूसली उसमें डिफॉर्मेशन होता रहे। अब सर कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन वर्ड आप बोलते जा रहे हो, उसका मतलब क्या है? देखिए कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन का मतलब है उसमें क्या होता है, मान लीजिए कि दो हमारे पास वाटर की ड्रॉप है, एक वाटर ड्रॉप ये है और दूसरी वाटर ड्रॉप ये। अब जब ये दो वाटर ड्रॉप मिलेंगी मिल करके क्या बना लेंगे, बड़ी वाटर ड्रॉप बना लेंगी। यानी कि क्या होता है, इससे इसका एक्सपेंसन हो जाता है। तो मिक्सिंग ऑफ वाटर ड्रॉप एंड देयर एक्सपेंसन, ये भी एक फ्लूइड का एग्जाम्पल है कि किस तरीके से फ्लूइड आप लोग का और वो कंबाइन होता रहेगा और एक जा करके तुम्हारा फाइनली एक बड़ी शेप को वो ले लेगा, लार्ज शेप में वो कंबाइन हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास होता है फ्लूइड। अच्छा इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो लिक्विड, गैस, वेपर, ये सब के सब क्या होंगे, फ्लूइड के एग्जाम्पल होंगे। इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम से क्लियर होगा। नीचे हमने मान लिया कि बाउंड्री प्लेट है हमारी, ये रखी हुई है। अब इसके ऊपर क्या है, हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा था, कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा था। तो फ्लूइड जब फ्लो होगा और यहाँ पे वेलोसिटी जब ये आएगी ना किसी फोर्स की वजह से आएगी, कोई तो हमारा टेंजेंशियल फोर्स कोई एक्ट कर रहा होगा जिसकी वजह से वेलोसिटी आई। तो ये जो लाइन थी हमारी, ये कहाँ पे शिफ्ट हो गई, कि यहाँ पे शिफ्ट हो गई इस तरीके से। ठीक है, और ये हमने देख लिया, ये एंगल हमारे पास कुछ ना कुछ आएगा। तो जितना आप इस पर फोर्स लगाते जाओगे उतना ही आप लोग का डिफॉर्मेशन शो करता जाएगा, इस तरीके से आप लोग का डिफॉर्मेशन शो करता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इस डायग्राम को भी देख सकते हो। इसमें क्या करा गया, रेड वाले बॉक्स को अलग से निकाल के दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखो ये फोर्स आप लगा रहे हो, नीचे एक बेस प्लेट ली हुई है ऊपर एक टेंजेंशियल प्लेट हमने ली हुई है। तो इसकी हेल्प से हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो जैसे ही आप फोर्स लगाओगे तो इसमें कंटिन्यूसली क्या है, डिफॉर्मेशन होता जाएगा। लिक्विड, लिक्विड क्या होता है, तो लिक्विड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो कहते हैं ना लिक्विड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है कि अगर आप उस पर प्रेशर अप्लाई करो तो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से उसका जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वो कुछ भी नहीं आएगा, उसमें कुछ भी नहीं आएगा। यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी, उसकी कांस्टेंट होगी या जीरो होगी। समझ रहे हो, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब उसके वॉल्यूम में तो कुछ चेंज होगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल है। सही है कि नहीं। इसके बाद ये इनकम्प्रेसिबल है बिकॉज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बिकम स्मॉल। और जो लिक्विड होते हैं ना उन पर टेम्परेचर और प्रेशर का जो इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू गैस। हम ये कह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू गैस। यानी कि गैस के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो लिक्विड और जो गैस होते हैं उन पर जो इफेक्ट होता है टेम्परेचर और प्रेशर का वो बहुत कम देखने को हमको मिलता है। स्टैंडर्ड लिक्विड कौन सा होता है हमारे सर, वाटर। वाटर जो होता है H2O, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड लिक्विड हम उसको बोलते हैं। लेकिन इस पॉइंट को याद रखना, बट इन सम केसेस लिक्विड कंसिडर कंप्रेसिबल। देखिए मैंने आपको बताया लिक्विड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं हमको वहाँ पे लिक्विड को क्या मानना पड़ता है, कंप्रेसिबल मानना पड़ता है। वो कौन सा होता है, तो वाटर हैमरिंग। तो वाटर हैमरिंग एक फिनोमिना होता है वाटर का, तो उसमें हम फ्लूइड को क्या मान करके चलते हैं, कंप्रेसिबल मान करके चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्ज़ाम में पूछा गया पॉइंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं नीचे गैस। गैस क्या होती हैं, तो सो मोर चेंज अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। यानी कि जो प्रेशर और टेम्परेचर का थोड़ा सा चेंज करने पे भी इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमको देखने को मिलता हो, बहुत ज़्यादा चेंजेस हमको देखने को मिलते हो, तो वो ऐसा सब्सटेंस क्या हो जाता है हमारे पास, गैस। तो गैस एक तरीके का सब्सटेंस है, जब उस पर हम क्या करते हैं, प्रेशर या टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस तरीके का जब इफेक्ट और प्रेशर हमको देखने को मिलेगा तो वो ऐसा सब्सटेंस क्या हो जाएगा, हमारा गैस हो जाएगा। अब इसकी एक इक्वेशन होती है P इजिकल टू रो आर टी। एक आइडियल गैस की इक्वेशन होती है P इजिकल टू रो आर टी, हमारे पास इक्वेशन होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। यहाँ पे P क्या होगा हमारे पास, P हमारे पास प्रेशर होगा
रो क्या होगा हमारे पास, तो पी प्रेशर होगा, रो डेंसिटी होगी, आर जो होगा हमारे पास वो कांस्टेंट होगा, गैस कांस्टेंट बोलेंगे जिसको, टी और हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर होगा। तो पी प्रेशर, रो डेंसिटी, आर गैस कांस्टेंट और टी क्या हो गया, टेम्परेचर। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ये क्वेश्चन बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन ये फ्रेम होता है। मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ। देखो, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी कि गैस है तो गैस के ऊपर प्रेशर का इफ़ेक्ट क्या पड़ने वाला है। तो गैस का हम देखते हैं प्रेशर के ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ेगा, प्रेशर का जो इफ़ेक्ट पड़ेगा गैस के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, है कि नहीं, डेंसिटी के डायरेक्ट। तो अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब प्रेशर और डेंसिटी में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होगा, तो टेम्परेचर के इफ़ेक्ट के लिए हम यहाँ से P इजिकल टू जो हमारे पास रो आर टी था, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से रो की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, P अपॉन आर टी। तो यहाँ से देखो रो जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, तो जो भी आप लोग के पास फ्लूइड या लिक्विड होगा उसकी गैस क्या होती जाएगी, उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये पॉइंट हमको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सर स्टैंडर्ड आपने हमको फ्लूइड बताया था, लिक्विड बताया था कि वाटर होता है, वैसे ही हमारे पास क्या लिक्विड गैस कौन सी होती है, तो एयर और हाइड्रोजन जो होती है हमारे पास वो क्या होती हैं, स्टैंडर्ड गैस होती हैं। अब नोट पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें बोला गया है इन फ्लूइड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज़ इम्पोर्टेंट एंड इन सॉलिड डिफॉर्मेशन इज़ इम्पोर्टेंट। देखिए सॉलिड जो हम पढ़ते थे वो सोम में पढ़ते थे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो हम क्या करते थे वहाँ पे जो भी हमारे पास डिफॉर्मेशन होता था वो वहाँ पे इम्पोर्टेंट होता था। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें फ्लूइड में, तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन यानी कि कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है उसमें विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे, क्योंकि रेट वर्ड जहाँ पे भी जुड़ जाता है वहाँ पे किसकी बात हो रही थी, टाइम की। तो जो फ्लूइड होता है उसमें रेट ऑफ डिफॉर्मेशन उसमें इम्पोर्टेंट होता है, और जो सॉलिड होते हैं उनमें डिफॉर्मेशन खाली इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है फ्लूइड एज अ कंटिन्यूम। तो फ्लूइड एज अ कंटिन्यूम एक कंडीशन होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ईएससी में, ईएससी जेई लेवल में भी पूछा गया है। तो कंटिन्यूम कंडीशन क्या होती है, देखिए मैंने इसको समझाने के लिए थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज का भी यूज़ करा हुआ है, थोड़ा सा हार्ड सा टॉपिक है ये। देखिए जब फ्लूइड फ्लो होता है तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत कम गैप हो जाता है। देखिए फ्लूइड होगा तो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स ये होते हैं, कुछ दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं। वहीं पर सॉलिड की बात करते तो ये मॉलिक्यूल्स क्लोज क्लोज हो जाते। तो जब फ्लूइड फ्लो होता है तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत गैप कम हो जाता है। अभी ये फ्लो नहीं हो रहा है, अभी ये फ़्लो नहीं हो रहा है, ये इनिशियल स्टेज है। लेकिन जैसे ये फ़्लो होना शुरू होगा तो ये पार्टिकल क्या हैं, थोड़े क्लोज क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो गैप है वो कम हो जाता है। अब जब ये गैप कम हो जाता है, लेकिन ये आते कम फ़्लो होने की वजह से, तो इसी को हम बोल देते हैं कंटिन्यूम कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूम कंडीशन हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि जो हम प्रेशर को मेजर करते हैं वो किस किस यूनिट में मेजर करते हैं और हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसके। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की बात करते हैं कि प्रेशर जो मेजर करा जाता है उसको मेजर करने की कौन कौन सी यूनिट होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है वो 9.81 न्यूटन के इक्वल होता है। यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है ये। तो 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है वो 9.81 न्यूटन के इक्वल होता है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 10 न्यूटन। तो यानी कि अगर पूछे 1 किलोग्राम फोर्स ऐसा करके कई बार वैल्यू लिख के देता है, तो न्यूटन में उसको हम बनाते हैं, जैसे कि उसको कह देगा हमसे कि 5.5 किलोग्राम फोर्स है, तो कितने किलोग्राम फोर्स है, 5.5। तो हम 5.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारे पास 55 क्या आ जाएगा न्यूटन, क्योंकि फॉर्मूले में तो वैल्यू हमको किस में रखनी होती है, न्यूटन में रखनी होती है। 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इजिकल टू होता है 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो होता है वो 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। इसके बाद आता है पास्कल। तो 1 पास्कल जो होता है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, ये याद रखेंगे। 1 पास्कल जो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। 1 किलो पास्कल जो होता है
1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 मेगा पास्कल जो होता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के इक्वल होता है, और 1 गीगा पास्कल जो होता है 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि 1 पास्कल जो हो गया 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल हो गया, 1 किलो पास्कल जो हो गया 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल हो गया, 1 मेगा पास्कल जो हो गया वो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के इक्वल हो गया, और 1 गीगा पास्कल जो होता है वो 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये हमें याद रखने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट हम इसको यूज करते हैं वैल्यू रखने के लिए। तो हमारे पास डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कैसी वैल्यू दी, उसके हिसाब से हम उसको रख लेते हैं। अब आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। कोई भी हमारे पास जो फ्लूइड होता है उसके अंदर क्या स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है, वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास। याद रखना, इसमें हम जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे लगभग 5 से 6 प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। जैसे यूनिट वेट क्या होता है, और स्पेसिफिक मास या फिर डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, और हम देखेंगे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे, सभी को 1 बाय 1 मैं आप लोग के साथ डिस्कस करता रहूँगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आता है स्पेसिफिक मास, या फिर हम जिसको बोलते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी होती क्या है, तो डेंसिटी मास प्रेजेंट इन 1 यूनिट वॉल्यूम। यानी कि 1 यूनिट वॉल्यूम मतलब ये भी 1 ये भी 1, और इसकी जो डेप्थ वगैरह है, कोई भी एक टैंक वगैरह ले लीजिए, सब कितना 1 1 है। तो ये 1 यूनिट का क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर कोई भी चीज़ कितनी आ सकती है, उसको हम उसका क्या बोल देते हैं, डेंसिटी बोल देते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू जो होता है वो कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए मास की यूनिट क्या होती है, तो आप सभी को मालूम होगा कि मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब किसकी यूनिट हो जाएगी, आप लोग की डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। अब देखिए कई बार क्या होता है जेईई एग्ज़ाम में वो उसका डायमेंशनल फार्मूला पूछ लेता है। तो जब भी हम इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एम एल की पावर -3 और टी की पावर 0। ये ऐसे भी आ सकता है एम की पावर 1 एल की पावर -3 टी की पावर 0। तो ये एक बार पूछा गया है डायमेंशनल फार्मूला डेंसिटी का, तो इसको देख लेना। एम के एस में यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सी जी एस में जो होती है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। देखिए यहाँ पे डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी याद रखना, डेंसिटी ऑफ वाटर H2O जो होती है एट द रेट ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है और वाटर की हम डेंसिटी चेक करें तो वो कितनी होगी, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये याद रखेंगे। Hg जो पारा होता है, मरकरी होती है, उसकी डेंसिटी की बात करें तो कितना होता है, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एयर की बात करें तो कितनी होती है, 1.23 भी मिलेगा कहीं लिखा हुआ, 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी लिखा हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाती हैं, डेंसिटीज़ हो जाती हैं, कुछ स्टैंडर्ड डेंसिटी। देखिए एक हमारे पास क्या होता है, एक बिहेवियर होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एनालोमियस एनालोमियस बिहेवियर। तो एनालोमियस बिहेवियर क्या होता है, हमको पता है कि डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते जाओ, वॉल्यूम बढ़ाते जाने के बाद अगर डेंसिटी कम होती जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनालोमियस बिहेवियर बोलते हैं। फ्लूइड का क्या बोलते हैं, एनालोमियस बिहेवियर हम उसको बोलते हैं। एक और याद रखना, डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जैसे कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, वहीं पर अगर हम क्या करें, किसी भी चीज़ का प्रेशर बढ़ाएं तो प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी जो होती है प्रेशर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन टेम्परेचर के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इन केस ऑफ गैस। सही है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, या जिसको हम रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। अल्फा बीटा गामा पढ़ा होगा ना आपने, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। अच्छा, ये किस चीज़ को बताता है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है, ये किसके बारे में बताता है, तो इट रिप्रेजेंट लाइटनेस एंड हैवीनेस
ऑफ एनी फ्लूड विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड फ्लूड, यानी कि स्टैंडर्ड फ्लूड के रेस्पेक्ट में कोई भी फ्लूड कितना लाइट है और कितना हैवी है, ये उस चीज़ को बताता है। जैसे कि हम इसको कंपेयर करना चाहें, इसका फॉर्मूला लिखना चाहें, तो कई बार एस से देखने को मिलता है और कई बार जी से। तो दोनों मैंने लिख दिए। जी से हम इसको लिखते हैं सॉइल मैकेनिक्स में एक्चुअली में, और एस को इसी चीज़ को लिखते हैं हम फ्लूड मैकेनिक्स के अंदर। तो एस या जी इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है। तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड, यूनिट वेट ऑफ फ्लूड अपॉन यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड, और W क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द फ्लूड अपॉन वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूड। अब ये गामा कहाँ से आई गया, तो गामा मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो हमारे पास गामा, अभी मैं आप लोग को बताऊंगा यूनिट वेट। नेक्स्ट डेफिनेशन गामा की है यूनिट वेट की, ठीक है, तो वो अभी मैं बता दूंगा। अभी आप सिर्फ इस फॉर्मूले को देखो कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो यूनिट वेट ऑफ फ्लूड अपॉन यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड होता है। अब जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं कि ये कैसे लाइटनेस एंड हैवीनेस को बताता है। अब देखिए, ऊपर डेंसिटी ऑफ फ्लूड है तो हमने मरकरी की निकाल लेते तो मरकरी की रख दी, नीचे स्टैंडर्ड फ्लूड, तो स्टैंडर्ड फ्लूड हमारा वाटर होता है। जब हमने दोनों को सोल्व किया तो SHG की वैल्यू कितनी आई, 13.6 आई। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास मरकरी है या HG है, ये वाटर से 13.6 गुना, यानी कि 13.6 टाइम भारी है, हैवी है। इसका मतलब ये, अगर SHG की वैल्यू 13.6 आ रही है, दैट मीन्स मरकरी इज़ 13.6 टाइम्स हैवियर देन वाटर। इसका मतलब ये है कि जो मरकरी होगी वो लगभग 13.5 गुना ज़्यादा भारी होगी, किससे, वाटर के रेस्पेक्ट में। तो इस चीज़ को बताता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये देख लीजिए, अगर एस की वैल्यू किसी वजह से 1 है तो इसका मतलब वाटर होगा, और एस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो हैवी वाटर होगा, हैवी देन वाटर। वो कोई भी चीज़ हैवी होगी वाटर से। और एस की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब लाइटर देन वाटर होगा, वो चीज़ क्या होगी, वाटर से लाइटर होगी। नेक्स्ट आता है यूनिट वेट। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया था कि यूनिट वेट जो होता है उसको हम गामा से लिखते हैं, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो यूनिट वेट होता है, यूनिट वेट ऑफ डेंसिटी होता है, और स्पेसिफिक वेट होता है। तो यूनिट वेट, इस वेट, डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट, तीनों क्या होते हैं, एक ही चीज़ होती हैं लेकिन नाम अलग अलग होते हैं। अब ये किस चीज़ को बताता है, जो यूनिट वेट हो या फिर वेट डेंसिटी, तो वेट ऑफ द फ्लूइड इन यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब में कितना वेट आ रहा है फ्लूइड का। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि एक टंकी ले लो, एक टैंक ले लो, लेकिन इस टैंक का जो वॉल्यूम है वो 1 होना चाहिए। तो 1 ये, तो इसका वॉल्यूम निकालोगे तो 1 मीटर क्यूब आएगी सपोज, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर आप कुछ भी फिल कर रहे हो तो कितना फ्लूइड इसके अंदर आ जा रहा है, कितना फ्लूइड इसके अंदर आ जा रहा है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, उसको हम क्या बोल देते हैं, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो फ्लूइड आएगा उसका जो भी वेट होगा उसको हम वेट डेंसिटी बोलेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जितना भी वेट आ रहा है उस वॉल्यूम में उन दोनों का रेशियो क्या होगा हमारे पास, यूनिट वेट या फिर वेट डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक वेट हमारे पास होगा। अब हमको पता है वेट का फॉर्मूला जो होता है वो mg होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो mg रख दिए, तो w की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखे mg, तो w इज इक्वल टू रखे mg अपॉन v। अब m अपॉन v जो होता है मास अपॉन वेलोसिटी क्या होता है, ये अभी हमने पढ़ा था डेंसिटी होता है, अभी पढ़ा था ना ऊपर, मास अपॉन वेलोसिटी क्या होता है, डेंसिटी। तो यहाँ पे मास अपॉन वेलोसिटी की जगह हमने डेंसिटी रख दिया, g हमारे पास ऐसी आएगी और ये गामा आएगी। गामा क्या हो गया हमारे पास, यूनिट वेट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं वेट डेंसिटी, या फिर आप उसको बोल सकते हो स्पेसिफिक वेट। अब यूनिट की बात करें तो देखिए, ऊपर क्या है, वेट है तो वेट न्यूटन में होगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा, तो SI यूनिट तो होगी न्यूटन पर मीटर क्यूब। लेकिन M के एस में देखेंगे तो न्यूटन क्या होता है, M इंटू के जी इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन का मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना। तो मास का फॉर्मूला कितना हो गया, किलोग्राम, एक्सीलरेशन का कितना हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे रख करके इसको कट फट कर लीजिए, तो ये आप लोग के पास क्या आ जाएगी, M के एस यूनिट आ जाएगी, जो कि कितनी होगी, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। CGS यूनिट की बात करें तो किलोग्राम ग्राम में हो जाएगा और मीटर सेंटीमीटर में हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ से नोट पॉइंट क्या बनता है हमारा, नोट पॉइंट एक बार हम देख लेते हैं। नोट पॉइंट क्या कह रहा है, नोट पॉइंट में कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमको यूनिट वेट निकालना हो वाटर का, तो मैंने अभी आपको बताया था यूनिट वेट क्या होता है, रो इंटू जी होता है। रो क्या होता है हमारे पास, तो रो मैंने अभी आप लोग को बताया था कि डेंसिटी होती है हमारे पास, और जी क्या होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो यहाँ पर रो इंटू जी,
तो जब हम इसका यूनिट वेट निकालेंगे तो यूनिट वेट जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, तो यहाँ पर रो की वैल्यू रखी 1000, जी की वैल्यू रखी 9.81, दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब आ गया। अब इसको किलो न्यूटन में बदलेंगे तो हम किससे डिवाइड कर देंगे इसको 1000 से, तो 1000 से करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, नीचे 2 जीरो है तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 9.81। अब इसको हम अप्रोक्सीमेट रिजल्ट लें तो कितना आ जाएगा 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा। ऐसे हम यूनिट वेट निकालें किसका मरकरी का, तो मरकरी का निकालेंगे तो रो इंटू जी, मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है 13,600। इसके बाद अगर हम जी की वैल्यू रखें तो कितनी होती है हमारे पास 10 होती है। तो यहाँ पे जब सारी वैल्यू रखोगे तो आप लोग के पास ये वैल्यू सॉल्व हो करके आ जाएगी 136 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट आता है इलास्टिसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है फोर्थ। अब तक हम कितनी प्रॉपर्टी कर चुके हैं 3, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है इलास्टिसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। तो इलास्टिसिटी एंड कंप्रेस, सबसे पहले देखो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। अब जो भी बल्क मॉडुलस होगा के, उसका इन्वर्स जो होगा उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा बीटा होगा, और बीटा को हम किससे लिखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। बीटा किसको बताती है कंप्रेसिबिलिटी को। तो यानी कि कंप्रेसिबिलिटी एक तरीके से बीटा जो हो गया वो रेसिप्रोकल हो गया बल्क मॉडुलस का। अब ये सर बल्क मॉडुलस क्या होता है, इसको जब निकाल पाएंगे के को तभी तो हम बीटा निकाल पाएंगे। तो हमारे पास क्या होता है के को निकालें इलास्टिसिटी एंड कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें तो इलास्टिसिटी देखिए समझने के लिए अच्छा कॉन्सेप्ट है। फ्लूइड को कंप्रेस करने पर उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। अब कोई भी फ्लूइड है जब आप उसको कंप्रेस करोगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। वह उस पर से प्रेशर को रिमूव करने पर अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है। और जो आपने प्रेशर लगा रखा था अगर आप उस प्रेशर को रिमूव कर दो तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। फ्लूइड की इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय बल्क मॉडुलस। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बल्क मॉडुलस से। यानी कि आपने अगर प्रेशर लगाया तो प्रेशर लगाने के बाद वॉल्यूम में कितना चेंज आया, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसको हम क्या बोलते हैं बल्क मॉडुलस बोलते हैं। क्योंकि बल्क मॉडुलस क्या होता है रिप्रेजेंट करता है इलास्टिसिटी को। तो हम यहाँ पे निकालेंगे बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है कि चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन वॉल्यूम की कोई चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम डेल वी अपॉन वी। तो ऊपर भी मीटर क्यूब नीचे भी मीटर क्यूब कैंसिल हो जाता है, तो चेंज इन वॉल्यूम की कोई यूनिट हमारे पास नहीं होती है। तो फाइनली यहाँ से जब के की वैल्यू निकालेंगे तो चेंज इन प्रेशर डेल पी हो गया, चेंज इन वॉल्यूम माइनस के डेल वी ओवर डेल वी ओवर वी। अब ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज़ को, क्योंकि जब आप प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। तो डेल वी ओवर वी इन दोनों का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है डी रो ओवर रो के। किसके इक्वल होता है डी रो ओवर रो के। यानी कि चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी, यानी कि जो ये होगी हमारे पास डेंसिटी को चेंज होने की रेट हो गई और ये वॉल्यूम को, ये दोनों क्या होती हैं एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो डेल वी ओवर वी की जगह हम रख सकते हैं डेल रो ओवर रो। तो जब ये सब आप वैल्यू रखोगे यहाँ से तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी रो डेल पी ओवर डेल रो, ठीक है। तो हमारे पास रो क्या होता है प्रेशर ग्रेडियंट विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी। ये पूरा जो होता है ये इसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी, क्योंकि डेल पी ओवर डेल रो है। तो इसका मतलब ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है हमारे पास जो प्रेशर ग्रेडियंट है विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी। और रो क्या होता है हमारे पास, रो होता है हमारे पास डेंसिटी, सही है। तो एज वी नो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो बल्क मॉडुलस के इन्वर्स प्रोपोर्शन के इक्वल होती है। तो के की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी आई थी रो डेल पी ओवर डेल रो, ये वैल्यू हमारे पास आई थी। तो के की वैल्यू उठा के यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा कंप्रेसिबिलिटी का 1/रो डेल रो ओवर डेल पी, क्योंकि उल्टा हो जाएगा ना सब के नीचे था। तो ये समझ लेना आप। अब देखिए कुछ नोट पॉइंट हैं। लिक्विड बिकम हाईली इनकम्प्रेसिबल। जो लिक्विड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इसका मतलब बीटा की वैल्यू कितनी होती है 0। गैस बिकम हाईली कंप्रेसिबल, लेकिन गैस जो होती है हमारे पास वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, इसलिए बीटा की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। याद रखना लिक्विड जो होता है हमारे पास वो इनकम्प्रेसिबल होता है और गैस जो होती है हमारे पास वो कंप्रेसिबल होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो एयर एक गैस है, वाटर के रेस्पेक्ट में 20,000 गुना अधिक कंप्रेस होती है। अब देखिए एयर जो होती है वाटर के रेस्पेक्ट में उसको 20,000 गुना अधिक तक आप क्या कर सकते हो उसको
कंप्रेस कर सकते हो। तो बल्क मॉडुलस की अगर हम बात करें तो बल्क मॉडुलस हमारे पास क्या होता है सर, दो तरीके का होता है, एक आइसोथर्मल होता है, एक आइडियाबेटिक होता है। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस होता है और एक आइडियाबेटिक होता है। आइसोथर्मल वाले को KISO और आइडियाबेटिक वाले को KIDA लिखते हैं, ठीक है। डिटेल में हमें जाना नहीं है, बस ये याद रखना है कि जो हमारे पास क्या होता है आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस होता है वो डायरेक्टली इक्वल होता है किसके, फाइनल प्रेशर के। लेकिन जो आइडियाबेटिक में बल्क मॉडुलस होता है वो इक्वल होता है गामा पी के। यहाँ पे पी यहाँ पे फाइनल प्रेशर ही है, लेकिन ये गामा क्या है, तो गामा हमारे पास यहाँ पे होता है आइडियाबेटिक कांस्टेंट। और पीछे गामा क्या था हमारे पास, उसको हम यूनिट वेट बोल लेते, क्या बोल लेते, यूनिट वेट, जो कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम था। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ये गामा हमने क्या लिया हुआ, आइडियाबेटिक कांस्टेंट लिया हुआ। अब आइडियाबेटिक कांस्टेंट जो होता है इसकी वैल्यू होती है CP/CB। अब CP क्या होता है, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और CV क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो दो रेशियो आते हैं हमारे पास, उसको हम आइडियाबेटिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ था वो ये हुआ था कि मान लीजिए कि आपके पास मोनो एटॉमिक गैस है, तो आप उसके लिए आइडियाबेटिक कांस्टेंट कितना लेंगे, तो 1.61 लेंगे। और आपसे कहे कि डाई एटॉमिक गैस है तो उसके लिए आइडियाबेटिक कांस्टेंट कितना लेंगे, तो 1.42 हम लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लेक्चर हमारा कितना हो चुका है, लगभग 36 मिनट का हो चुका है। तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करेंगे, इसके आगे की जो प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी वगैरह वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोग के साथ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो कोर्स चल रहे हैं हमारे, एक तो हमारे पास वन लाइनर कोर्स हमारा चल रहा है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, वन लाइनर कोर्स हमारा अवेलेबल है। और एक हमारा जो चल रहा है गुप्ता एंड गुप्ता बुक का डिटेल सॉल्यूशन चल रहा है। तो वन लाइनर कोर्स जो है उसमें कॉन्सेप्ट भी हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, जिसमें 499 रुपीज़ जिसकी कॉस्ट रखी गई है। और गुप्ता एंड गुप्ता बुक जो है वो 399 रुपये में कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन और PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस पर 10% ऑफ चल रहा है, ये आप आज या कल में इसका ऑफ़र का फ़ायदा ले सकते हैं। आप वहाँ पे कूपन कोड अगर अप्लाई है ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं हो रहा है तो बिपिन सर 10 आप अप्लाई कर देना, तो वहाँ पे 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई क्वेरीज अगर आपकी रहती है तो आप यहाँ पे इस चीज़ को नोटिस कर लो, VIP सिविल गुरु हमारा एप्लीकेशन का नाम है, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। लेकिन साथ में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक दे दे रहा हूं, तो वहां से जाकर के भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी आए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8077283538 पर कॉल करके आप ले सकते हैं। और बाकी फ़ीस की तो ऐसी बात है यार, इससे ज़्यादा फ़ीस तो हमारी 10th क्लास की जो है वो ट्यूशन फ़ीस होती थी, इतने में आप लोग को कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा है। तो जो भी अगर प्राइस इंक्रीज लेना चाह रहे हैं और जिनको कंटेंट हमारा A1 लग रहा है, तो वो प्राइस इंक्रीज़ होने से पहले परचेज़ कर लें, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि प्राइस मैं इंक्रीज़ करने वाला हूँ, इसके जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होते रहेंगे वैसे वैसे इसका प्राइस बढ़ता रहेगा। अब तक हम 4 to 5 सब्जेक्ट इसमें कंप्लीट कर चुके हैं, सभी की PDF वगैरह आपको सब वहीं पर अवेलेबल हो जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके आप उसको ज्वाइन कर लेंगे उतना बेटर रहेगा। तो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। बाकी बहुत जल्दी मैं अपना ये फ्लूइड मैकेनिक्स भी इसको कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद इन्वायरमेंट कराना है, इन्वायरमेंट के बाद आप लोगों का हाईवे, फिर सोइल, इस तरीके से हमको करानी है। दिसंबर में इसको कंप्लीट करना है। तो आप लोग सपोर्ट करिए, कोर्स को परचेज़ कीजिए, आपको पूरा मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कोई भी दिक्कत कोई परेशानी उसमें नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली प्रॉपर्टी हमारी विस्कोसिटी रहेगी और उससे रिलेटेड हम सारी चीज़ें अपनी डिस्कस करेंगे।